हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, विद डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आया हूं। तो अगर आप ने बायोकेमिस्ट्री का पेपर आपका एग्जाम होने वाला है तो ये मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए। यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, यानी कि वो एक क्वेश्चन नहीं होगा, उस एक क्वेश्चन के जरिए आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें, बिना स्किप करे देखें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त को गवाए हुए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे हुए ताकि ये सभी के लिए आसान हो जाए। सबसे पहले समझो, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उस क्वेश्चन को कम से कम 1 नहीं 2 बार पढ़ो और उसमें से कंटेंट, मेन इंफॉर्मेशन निकाले कि आखिर क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बेसिक यूनिट समझ में आना चाहिए। तो बेसिक यूनिट क्या होती है? कोई भी वो चीज जिससे कि वो उस चीज का निर्माण होता है। यानी कि अगर कोई बात करता हूं, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, यानी कि अपनी बात करूंगा, तो हमारे लिए बेसिक यूनिट क्या होगी? हमारी सेल। यानी कि बेसिक यूनिट हमारी क्या है? सेल। उसी प्रकार से कह रहा है कि बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर कोई सब्सटेंस है। अब कार्बोहाइड्रेट होता क्या है तो आपको समझना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में आपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये यानी कि ये जो भी आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कुछ और नहीं होते। ये क्या होते हैं? आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये आमतौर पे सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर मान के चलो एक तरीके से वो सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे मोनोमर से आपस में जुड़कर किसी का फॉर्मेशन करता है। अगर ये पॉलीमर है तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई क्या होगा? मोनोमर होगा। क्या होगा? मोनोमर। यानी कि मोनोमर यानी कि बेसिक यूनिट, यानी कि बेसिक यूनिट। तो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पॉलीमर है, उसे बनाने के लिए आखिर कौन उसकी बेसिक यूनिट, यानी कि क्या उसका मोनोमर यूज किया जाता है। अब आपको समझना होगा कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ओलाइगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, यानी कि 3 प्रकार का होता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ओलाइगोसैकेराइड बोल सकते हैं, और पॉलीसैकेराइड। इन सभी को बनाने के लिए, मोनो का मतलब ही समझते होगे बेटा, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो चाहे डाई बनाना हो चाहे ट्राई बनाना हो, इस सभी को किससे बनता है बेटा? मोनोसैकेराइड से बनता है। अब समझना होगा ये मोनोसैकेराइड किस तरीके से होता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, इस कंपाउंड को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए थे। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल यूनिट यूज की जाती है C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोल सकते हैं। यानी कि कुछ भी, कोई भी यूनिट ले सकते हो, हालांकि और भी यूज होते हैं, फ्रक्टोज भी होता है, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन आप क्या बोलोगे? ग्लूकोज। इसका मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक पॉलीमर होता है। इसको, ये कई प्रकार से हो सकता है, मोनोमर हो सकता है, डाइमर हो सकता है या पॉलीमर हो सकता है। इसे बनाने के लिए जो इसकी बेसिक यूनिट है या सबसे सिंपल यूनिट है वो आपकी कुछ और नहीं होती। वो क्या होती है? आपकी C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज होती है। अब आप एक बात समझना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं, प्रोटीन के लिए भी मोनोमर होता है, फैट के लिए भी क्या होता है? मोनोमर। तो अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? ग्लूकोज। लेकिन अगर प्रोटीन का मोनोमर पूछा जाएगा तो बेटा क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, होता है अमीनो एसिड। क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड। यानी कि अगर प्रोटीन का मोनोमर अगर आपसे पूछा जाता है या बेसिक यूनिट पूछी जाती तो आप क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। सेम उसी प्रकार से फैट्स या लिपिड्स का भी मोनोमर होता है। ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल बोल सकते हैं इसको। ग्लिसरॉल इसका मोनोमर की तरह के यूज किया जाता है। सिंपल फैटी एसिड होता है, इसीलिए मैं इसको ग्लिसरॉल के नाम से जानता हूं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि आखिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अगर आप नाम को अच्छे से समझोगे, देखोगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन से जो मुझे एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही है, जिनसे मुझे क्या एनर्जी मिलती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी कि आप जो भी खाना पीना खाते हो, जो भी करते हो, उसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ह्यूमन बीइंग की या ऑर्गेनिजम्स की क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, जिसके अंदर जितनी भी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एनर्जी निकलती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब इसी कतार में हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4 क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको कुछ समझाया था और मैंने बताया था बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं। तो सेम मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपके, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन कौन सी बायोमोलिक्यूल्स के पेयर होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि लेक्चर को ध्यान से देखना। पहले ही क्वेश्चन में मैं इसका आंसर दे चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आखिर कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। पहले लेक्चर, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से नहीं देखा होगा तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करें, उसके बाद इसका आंसर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बता चुका हूं कि कितने प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कुछ और नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में निर्माण करते हैं। हिंट मैं दे चुका हूं, जैसे कि पिछले पहले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से अच्छे तरीके से देखना बेटा। सबसे पहली बात कर रहा है प्राइमरी फंक्शन, तो समझो फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। फंक्शन 2 प्रकार के क्या, प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जिसके लिए वो मेन होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, मैं लेटरल। जैसे मान लो अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पढ़ने का, क्या है, पढ़ने का। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या है, आप खेल कूद, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी करिकुलम एक्टिविटीज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटी, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सेकेंडरी फंक्शन। यानी कि जो चीज जिस काम के लिए बनी है, जिस मोटिव के लिए बनी है, उसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शन। और उसके अलावा अगर कुछ भी कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी फंक्शन। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फंक्शन। जैसे कि अगर अभी आप YouTube देख रहे हैं या चैनल को देख रहे हैं, तो अभी आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पढ़ने का। लेकिन सेकेंडरी क्या है, इसी के साथ साथ आप खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, चल रहे हो, हंस रहे हो, ये सब आपकी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन किसका पूछा जा रहा है, लिपिड्स। लिपिड्स कुछ नहीं होती, ये फैट्स ही होते हैं एक तरीके से। क्या होता है, लिपिड्स को हम फैट्स के नाम से भी जानते हैं। अब समझो बेटा, ये जो आपके लिपिड होते हैं, फैट होते हैं, इनका प्राइमरी रोल, वैसे 2 तरीके से रोल माना जाता है। इनका प्राइमरी रोल होता है, ये हमारे लिए एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए होते हैं, एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमें मेनली किस फॉर्म में मिल जाती है, फैट्स के फॉर्म में मिल जाती है। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड, जो भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैट के नाम से जानते हैं, या लिपिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिपिड के नाम से। इसके अलावा एक और चीज कंपोनेंट होता है, इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक तो एनर्जी के लिए होता है, एनर्जी स्टोर की तरह से यूज किए जाते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन एन एंजाइम। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत बड़ी महाभारत है। ये छोटा सा नाम बेशक से, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, या मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई प्रकार के कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही एंजाइम मानता हूं मैं। है हालांकि और भी, लेकिन एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले मैं एंजाइम की बात कर लेता हूं। तो एंजाइम के बारे में आप सभी क्या लोग समझते होंगे। तो एंजाइम वो होता है जो किसी भी रिएक्शन की, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके रेट को या तो बढ़ा देता है या क्या कर देता है, घटा देता है। यानी कि दोनों में से कुछ भी करें। यानी कि एंजाइम वो चीज होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो क्या कर देगा, इंक्रीज करता है, या क्या करता है, इंक्रीज। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, उनको ये लगता है कि जब भी कैटलिस्ट या एंजाइम यूज किया जाएगा तो हमेशा एनर्जी इंक्रीज करनी होती है या फिर रेट बढ़ाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है बेटा, डिक्रीज भी कर सकता है। क्या कर सकता है, डिक्रीज। तो एंजाइम दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं। रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। जब ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं प्रमोटर, यानी कि ये रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जब ये रिएक्शन के रेट को घटाते हैं तो इनको बोलते हैं पॉइजन। क्या बोलते हैं, पॉइजन। और अच्छे अपने तरीके से याद करना तो आप डिमोटर भी याद रख सकते हो। वैसे ऐसा नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हो डिमोटर। नहीं तो आपको सबको पता है कि जहर, यानी कि जहरीला, यानी कि पॉइजन कहते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं,
ये एक तरीके से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर, और अगर ये घटाते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, पॉइजन। इसमें इस क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए ही सिर्फ इतना बोला था, तो मैं इसमें इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बाकी इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी होगा कि एंजाइम क्या होता है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर, बेटा एक चीज ध्यान से समझिए, एक नंबर में जरूरी नहीं है आपको पूरा पैराग्राफ लिखना, मतलब 4-4, 6-6 लाइनें लिखती है। एक नंबर का मतलब ही इतना होता है कि हार्डली 2 या 3 लाइन का आंसर होना चाहिए, जो कि एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो क्वेश्चन जब स्पेसिफिक है, डिफाइन एंजाइम, तो आप आंसर भी सिर्फ इतना ही दोगे कि एंजाइम क्या होता है। ये नहीं कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स देने लग गए, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सब देने लग गए। इसीलिए बार बार कहता हूं, जैसा क्वेश्चन होगा वही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन से आप भटको मत कि पूछा एंजाइम क्या है और आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम देने लग गए, या फिर किस किस का इफेक्ट पड़ता है एंजाइम के ऊपर वो देने लग गए। क्वेश्चन जो पूछना जा रहा है उसके स्पेसिफिक ही आंसर करना है। ऐसा नहीं है कुछ भी आप आंसर कर दोगे उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करो तो ज्यादा बेटर है। ये नहीं कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन आए थे, मैंने तो ये लिखा था, मैंने वो लिखा था। अरे भाई, जो पूछा गया है वो लिखो, आपके लिखने से कुछ नहीं होता। एग्जामिनर पूछ कुछ और रहा है और आप लिख कुछ रहे हो तो उसमें आपकी गलती है, आप फेल होगे, पास नहीं होने वाले हो। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। हो सकता है आप क्वेश्चन पढ़ कुछ और रहे हो, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आंसर आप कुछ और लिख दो। इसलिए बार बार कहता हूं क्वेश्चन को बहुत अच्छे डिटेल में, एक नहीं 2-2, 3-3 बार पढ़ो, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि इन एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कुछ और नहीं होते, लिपिड्स या फैट्स, इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड, क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूं। और दूसरे होते हैं बेटा आपके सैचुरेटेड। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। नाम से तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा। जहां पर आ जाए सैचुरेशन, क्या आ जाए? सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब एज फॉर सैचुरेशन, एज फॉर सॉलिड, यानी कि वो सब्सटेंस या फिर वो चीजें जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहती है। क्या रहती है? सॉलिड रहती है। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर जो चीज सॉलिड रहती है, ऐसे फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जरा ध्यान से बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा चीज है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। अब चीज में तो बहुत सारी चीज है, लोहा भी तो सॉलिड है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? फैटी एसिड्स की। तो बेटा आपने सुना होगा, घी के बारे में सुना है, नहीं सुना है? जो आपके घरों में देखने को मिलता होगा, पाया जाता होगा। देखो छोड़ो, इस पर कंसेप्ट पे बात नहीं करते। बाकी घी कई प्रकार का होता है, आपको शायद पता हो। दूसरा आपने डालडा सुना होगा। क्या सुना होगा? डालडा। यानी कि ये दोनों चीजें अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती है? सॉलिड रहती है। तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा जो आप रिफाइंड ऑयल, घर में ऑयल जो वगैरह यूज करते हो, वो सब क्या रहता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को उसको कहा जाता है जो लिक्विड रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? लिक्विड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। मैं कहूंगा आपसे जितना भी मैं यहां लिखा रहा हूं सबके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि क्वेश्चन किसी भी घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से दे सकता है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है, ताकि अगली बार अगर क्वेश्चन किसी और घुमा के या किसी तरीके से पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है, मैंने क्या कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जो कि लिक्विड होते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिंगल बॉन्ड। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने को मिलती है। अभी डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये सब केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगी तो आपने सुना ही होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होगा, और डबल ट्रिपल होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस कि क्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। देखो पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे ना, इतना बड़ा जो मैंने आंसर दिया है, उसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो उसी के अंदर दुनिया भर के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपने ये पढ़ा, काम खत्म, रट लिया। रटो मत, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। जब एक बार समझ लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म। अब एक चीज ध्यान से समझना, वहां बोला गया था बेसिक यूनिट और यहां बोल रहा है बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? अरे थोड़ा सा दिमाग दोगे तो दोनों का मतलब क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है? अगर ये दीवार खड़ी करी गई है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? ईंट जो होगी, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक। और दूसरे तरीके से मैं कहूं वो उसकी क्या हो सकती है? बेसिक यूनिट। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कुछ और नहीं है। क्या पूछ रहा है?
बेसिक यूनिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बेसिक यूनिट पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? प्रोटीन। याद करो, अब मैं बताऊंगा नहीं, इसका आंसर पहले पार्ट में, पहले क्वेश्चन में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए और वहां मैंने आंसर लिखाया हुआ है कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट क्या होती है। और ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डिफाइन पीएच, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा टर्म जिसका नाम होता है पीएच। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं इसको। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम के ऊपर रख दिया था पोटेंशियल हाइड्रोजन। आपको क्या फायदा है इससे? कोई फायदा नहीं है। आपको ना रटना है ना जानना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, एक नाम है दैट इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल। इसका मेन काम क्या होता है कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या फिर जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ भी होता है, वो तीन प्रकार से होते हैं, या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है या एक स्केल होता है, उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इस पैमाने पर कुछ संख्याएं लिखी हुई होती हैं। अगर मैं उस संख्या को ध्यान से देखूं तो कुछ इस प्रकार से संख्या रहता है। स्टार्ट होता है 0 से, 7 बीच में रहता है और 14 रहता है। ये एक स्केल होता है जिस पर यूनिट लिखी हुई होती है, ऐसे करके 3 4 5 6 7। गैप ज्यादा हो गया, गैप सभी के साथ सेम रहता है, लेकिन इतना बड़ा आर्टिस्ट मैं हूं नहीं। 8 9 10 11 12 13 और 14 इस प्रकार से ये स्केल बना हुआ होता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, 7 से इधर जितना भी पीएच की वैल्यू आती है वो क्या होता है बेटा? एसिड होता है। और 7 के उधर जाओगे तो क्या कहलाएगा? सारा का सारा बेस कहलाएगा। और 7 वाला क्या कहलाएगा बेटा? आपका न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल। आमतौर पे क्योंकि हम लिक्विड में हमेशा पानी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? वाटर ही यूज करते हैं, तो हमें सबको लगता है कि भाई न्यूट्रल पीएच क्या होगा? हमेशा दुनिया में तूफान आए, आंधी आए, लेकिन न्यूट्रल पीएच क्या होगा? 7। बिल्कुल गलत सोचते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल रूम टेम्परेचर पे जो आपका वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है? 7। अगर टेम्परेचर को घटा बढ़ा देते हो तो बेटा पीएच का जो न्यूट्रल की वैल्यू है वो भी घट बढ़ जाती है। लेकिन हम हर सब काम किस पे करते हैं? रूम टेम्परेचर पे। यही कारण है हम इसको क्या मानते हैं? बेसिक मान के चलते हैं कि अगर मैं पानी की बात करता हूं, किसी भी सॉल्यूशन की बात करता हूं रूम टेम्परेचर पे, अगर उसका पीएच कितना है बेटा? 7 है, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। और 7 से इधर जाते जाओगे तो वो क्या कहलाता जाएगा? एसिड। और 7 के इधर गया तो क्या कहलाएगा? बेस। वैल्यू जितनी 14 की तरफ होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम की तरफ होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल के जरिए बात करूं कि भाई एक का पीएच है, किसी का पीएच 1 और किसी एक का पीएच है पीएच 3, और मुझसे बोला जा रहा है बताइए इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ध्यान से देखो, पीएच 1 यानी कि 1 यहां होगा और 3 यहां होगा, तो जाहिर सी बात है 1 ज्यादा इधर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से कौन सा होने वाला है? ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये कैसा होगा? एसिड ये भी है, लेकिन ये कैसा होगा? वीक एसिड होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि एक इधर की साइड है और 3 इस साइड है। समझ में आया कि नहीं आया? इस पे और चर्चा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहोगे तो बाद में मैं फिर फर्दर ऑन कभी पीएच या एसिड बेस सॉल्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब उसमें जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अभी के लिए क्वेश्चन के हिसाब से इतना काफी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा 9th क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या है प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? अब ध्यान से देखो, मैं आपको जैसे बता चुका हूं, जैसे कि पहले भी बताया होगा कि प्राइमरी फंक्शन की बात हो रही है। अब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, न्यूक्लिक एसिड को मैं बोलूं बेसिक यूनिट बोलूं, या फिर मैं इसको क्या बोलूं बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक बोलूं। क्या बोलूं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलूं। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसका मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक, या मैं मोनोमर भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं? मोनोमर। कहने का मतलब ये है न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक भी है, मोनोमर। लेकिन किसका है? तो बेटा न्यूक्लिक एसिड होता है आपका डीएनए, आरएनए, और ये क्या होते हैं आपके बेटा? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अरे भाई आप कहोगे डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल का मेन काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को क्या करना बेटा? गैदर करके एक जगह से, यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह पर लेके जाना, यानी कि ट्रांसफर करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि अगली ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना। ये किसका काम होता है? इस जेनेटिक मटेरियल का ही होता है। ये होता क्या है? डीएनए और आरएनए। तो बेटा डीएनए और आरएनए बनता किससे है?
न्यूक्लिक एसिड से। इसका मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया न्यूक्लिक एसिड का, इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाना। तो इस तरीके से बेटा चीजों को पढ़ोगे, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बहुत एक ही चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसी के जरिए बहुत कुछ समझ गए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। ये आपका काम है बेटा बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, किस प्रकार का डीएनए। सॉरी डीएनए आंसर दे चुका हूं, लेकिन किस कौन सा होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए में भी कौन से प्रकार का डीएनए होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो अभी कहा और दोबारा क्वेश्चन भी आ ही गया। कहा कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए और आरएनए। कितना अच्छा पेपर बनाया, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें पता है जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार का, एक बेटा डीएनए होता है और एक आपका क्या होता है, आरएनए होता है। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। इन एक्चुअल में दोनों का ही काम क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाना। अब जब दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, फिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर दोनों का काम सेम है तो डीएनए से आरएनए पे, सॉरी आरएनए से डीएनए क्यों गए। अगर दोनों का काम सही है, सबसे पहले कौन आया था। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जेनेटिक्स में बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ क्या रहने वाला है, क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा डीएनए का सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की बेटा जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला तो डिफरेंस इसके किसमें हो गया, हमके नाम में ही हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बेटा, डीएनए थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, स्टेबल। जबकि आरएनए क्या माना जाता है बेटा, थोड़ा सा अनस्टेबल माना जाता है। अनस्टेबल क्यों माना जाता है, क्योंकि बेटा डीएनए का जो मेन काम होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करता है। क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो आपका आरएनए है वो अडेप्टर की तरह काम करता है, ट्रांसफर की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि मैसेंजर की तरह भी काम करता है, ट्रांसफर की तरह भी काम करता है, मैसेंजर की तरह भी काम करता है। यानी कि इसके मल्टीपल फंक्शन है। अब आप खुद सोचो, किसी एक चीज को काम दे रहे हो एक काम करने के लिए, और किसी एक चीज को मल्टीपल काम देने के लिए, मल्टीपल काम करने के लिए दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो एक काम कर रहा होगा वो काफी अच्छा काम करेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इस जो ज्यादा मल्टीपल काम कर रहा होगा। इस हिसाब से आरएनए के में तीन और भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन में इससे ज्यादा डिफरेंस निकलेगी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं, ये तीन मेन डिफरेंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आप ग्लाइकोलिसिस क्या होता है मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस जहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है, पायरुवेट में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है बेटा, पायरुवेट में तोड़ा जाता है। और ये कहां देखने को मिलता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये होता क्या है समझो, हमारी बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी खा लेते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, एनर्जी निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में, एटीपी। इसे मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन जितना नाम इसका आसान है उससे ज्यादा ये कठिन है, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी साइकिल फॉलो की जाती है। उसमें भी जो रेस्पिरेशन के अंदर जो सबसे पहली साइकिल अगर मैं देखूं तो वो क्या होती है बेटा, ग्लाइकोलिसिस ही होती है। क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कुछ नया नहीं है, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, यानी कि एक भाग है, एक साइकिल है जिसमें हमें एनर्जी रिलीज की जाती है। इसमें करना क्या होता है कि जो आप खाते हो जिससे आपको ग्लूकोज मिलता है उसको तोड़ना होता है। इन एक्चुअल में ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये टूट के कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। और इसके इस प्रोसेस को, इसमें 2 पायरुवेट रिलीज होते हैं। कितने पायरुवेट रिलीज होते हैं, 2। इसके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये कहां देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। और जब ये प्रोसेस होता है, इसमें कन्वर्ट होता है, तो इसमें से एटीपी जनरेट होती है। कितनी जनरेट होती है, एटीपी। ये बेटा जितना आसान आपको दिखाई दे रहा है उतना आसान है नहीं, इसके अंदर 10 स्टेप्स लगते हैं। कितने स्टेप्स की रिएक्शन है बेटा, ये 10 स्टेप्स। अब कैसे किस तरीके से होता है उसे हम डिटेल्ड में अलग तरीके से पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। पूरी एक साइकिल होती है जिसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। इसमें से कुछ एटीपी कंज्यूम करने वाले स्टेप्स होते हैं और कुछ एटीपी फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं। तो टोटल मेनली अगर मैं ध्यान से देखूं उसमें से 8 एटीपी हमें इससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से निकलने को यानी कि मिल जाते हैं। अब कितना कहां से कौन सा एटीपी निकलता है वो बाद की बात है, हम कभी अगर देखना चाहोगे तो बाद में इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ग्लाइकोलिसिस के ऊपर मैं बना दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा।
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी से यानी कि साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत जबरदस्त चैप्टर है साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी के बारे में। तो बेटा सेल के बारे में सबको पता होगा, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के ऊपर सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो वॉल का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखो मेन फंक्शन सबसे पहले समझना बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एसपीएम होती है यानी कि सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है, लिख देता हूं, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना सब समझ जाओगे बेटा। परमिएबल का मतलब होता है जो चीजों को आदान प्रदान करे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। देखो सेल वॉल होता है बेचारा नॉन लिविंग, कैसा होता है, नॉन लिविंग। कैसा होता है बेटा, नॉन लिविंग। अब अगर ये नॉन लिविंग है तो जाहिर सी बात है ये कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे यहां से कुछ भी आना जाना कर सकता है। जैसे मान लो ये किसी एनवायरमेंट में है, मान के चलते हैं ये किसी लिक्विड या पानी किसी एनवायरमेंट में, समझो। अब ये सेल है, सेल के ऊपर सेल वाल क्या है, डेड। अब ये तो कुछ भी आने देगा, अच्छी चीजें भी अंदर आएंगी और बेकार चीजें भी अंदर आ जाएंगी, यानी कि कूड़ा कचरा भी अंदर आ सकता है और अच्छी चीजें भी यानी कि न्यूट्रिशन वाली चीजें भी अंदर आ सकती है। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेटा आपकी लिविंग, ये क्या है, आपकी लिविंग सेल है। यानी कि ये भी लिख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है। अब ये देखती है कि क्या चीज अंदर आनी चाहिए और क्या चीज अंदर नहीं आनी चाहिए, इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, सेमी या सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब जो चीज काम की है उसको अंदर लूंगा और जो चीज काम की नहीं है उसको बाहर फेंक दूंगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली। परमिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ये जिस परमिएबल का मतलब होता है कि चीजें अंदर आ सकती हैं इसके अंदर और यहां से बाहर जा सकती हैं, इसलिए मैं क्या बोलता हूं इसको एसपीएम यानी कि सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल वॉल के अंदर देखने को मिलती है। इसका मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज करने का। क्या करने का, एक्सचेंज करने का, यानी कि काम। तो इसी प्रकार से हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर आप देखो ये सेल साइटोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल बायोलॉजी, जिसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो, किसके बारे में बात हो रही है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही है। और क्वेश्चन दो है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में दो चीजें बजी कि भाई सबसे पहली चीज किसकी बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और क्वेश्चन किसने पूछे जा रहे हैं, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक इसके स्ट्रक्चर से और इसके किससे, फंक्शन से पूछा जा रहा है। तो सेल साइटोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा कि अगर मैं सेल की बात करूं उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, सर्कुलर शेप ले रहे हैं। तो बेटा सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो आपकी क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि किसी भी चीज को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को, जो अंदर मटेरियल प्रेजेंट है उसको बाहर के एनवायरमेंट से रोक टोक करने की यानी कि प्रिवेंट करने की उससे क्या करती है, मदद करती है। उसके अंदर ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक थिन मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस मेम्ब्रेन को ही हम बेटा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन क्या होता है, या स्टार मार्क बात क्या होती है यहां पर, कि बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये बेटा आपकी सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। देखो परमिएबल कोई भी चीज तब कही जाती है जब किसी भी चीज को परमिएट करने दे। परमिएट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अंदर आने दे और अंदर से बाहर जाने दे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परमिएबल। अब सिलेक्टिवली क्या है बेटा, देखो ये जो सेल वॉल होती है ये होती है आपकी डेड, यानी कि बाहर से कुछ भी आ सकता है, अच्छी चीजें भी आ सकती है और बुरी चीज भी आ सकती है। लेकिन ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है ये होती है बेटा लिविंग, यानी कि बाहर से कुछ भी आए, अब यहां से जो सेल के अंदर जाएगा ना वो सिलेक्टिव होगा, यानी कि जो मेरे को काम की चीज है उसको मैं अंदर आने दूंगा और जो मेरे काम की चीज नहीं है उसको मैं बॉडी से क्या कर दूंगा, सेल से क्या कर दूंगा, बाहर। ये किसका काम होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, यानी कि काम की चीजों को अंदर करने का और ना काम की चीजों को सारा क्या कर देती है, बाहर कर देती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसे सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी सी कहानी थी। अब इसमें पूछा क्या कहता है, फंक्शन और स्ट्रक्चर। फंक्शन तो हमने समझ लिया कि भाई काम की चीजों अंदर और ना काम की चीजें बाहर। अब स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको मैं बोलता हूं सैंडविच मॉडल। क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसमें कहा गया था कुछ इस प्रकार से, इन एक्चुअल में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है बेटा प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, जिसमें ये प्रोटीन होता है और बीच में ऐसे करके लिपिड्स जो होती है फ्लैट कर रहे होते हैं। तो बेटा इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। तो कहने का मतलब सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज को, काम की चीज को अंदर आने देती है
देती है और नाकाम की चीजों को क्या करती है, बाहर। अभी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें स्टडी करने की, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम काफी होगा कि क्या होती है, कहां पाई जाती है, क्या फंक्शन होता है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन, वापस से रेस्पिरेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन या प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो बेटा रेस्पिरेशन, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तरीके से प्रोसेस है जिसके जरिए हम जितनी भी केमिकल बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। बेटा एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्रायो फॉस्फेट। ये हमें एनर्जी मिलती है केमिकल रिएक्शन के जरिए, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो हम खाना वगैरह खाते हैं उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। खाने में जाहिर सी बात हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। अब होता क्या है, ये जो रेस्पिरेशन होती है दो प्रकार से रिएक्शंस करती है। ये जो केमिकल रिएक्शन है दो प्रकार की, एक होती है बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन। कैसी होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन। और जो दूसरी होती है बेटा वो आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैसी होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि रेस्पिरेशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन, उनको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती है। क्या होती है, कंबाइन होती है। जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, जहां पर कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर मैं कह सकता हूं एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। सेम उसी प्रकार से जहां पर टूटना होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन होती है। कैसी होती है, डिकम्पोजिशन। जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब इसका काम क्या है बेटा, याद रखना है, जब भी किसी चीज को अगर आपको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। अगर आप तोड़ोगे तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं या फिर जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें एनर्जी क्या होती है बेटा, डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि ये सारी रिएक्शंस एनर्जी निकालती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। कैसी होती हैं, थोड़ा साइंस का टर्म है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, एक्सोथर्मिक। जबकि यहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ये रिएक्शंस क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों ही कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी, एक दोनों ही कंडीशन में हमें एनर्जी मिलेगी। तो हमारा जो, अगर रेस्पिरेशन की बात करूं तो कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा जाता है कि आखिर रेस्पिरेशन किस प्रकार का प्रोसेस है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन शो करता है या कैटाबॉलिज्म। इन एक्चुअल में रेस्पिरेशन के अंदर दोनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, आपका एनाबॉलिज्म भी करता है और कैटाबॉलिज्म। इन एंडिंग हमें क्या मिलता है इससे, एनर्जी। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, जहां पर दोनों चीजें कंबाइन होकर किसी एक का फॉर्मेशन करती है, इसमें एनर्जी लगती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी एक चीज टूटती है, टूटकर क्या करती है, किसी दूसरे नए पार्टिकल्स का निर्माण करती है, इसमें एनर्जी हमारी रिलीज होती है। क्या होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी। क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी। अब समझो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारी बॉडी की बात करूं तो हमें बॉडी की एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है बेटा, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में। तो इसमें दो चीजें पूछी गई है, एक तो फंक्शन क्या है एटीपी का, और एक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर। अगर तुम ध्यान से देखोगे, फंक्शन में बहुत पहले ही बता चुका हूं, एटीपी क्या, एक तरीके से रिसोर्स है हमारे लिए, एनर्जी की रिसोर्स है। एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं इसको, एटीपी को किस नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी। इसका क्या मतलब है बेटा, आपको पता है आपके अंदर एनर्जी तब तक रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा रहेगा। यानी कि इस तरीके से, उसी प्रकार से एक सेल के अंदर एनर्जी तब तक रहेगी जब तक उसके पास क्या रहेगा, एटीपी रहेगा। यानी कि वो एक तरीके से उनकी एनर्जी करेंसी होती है। क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। तो इनका मेन काम क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो क्या करता है बेटा, एटीपी निकलती है बॉडी से। क्या निकलता है, एटीपी। तो ये इसका काम हो गया। फंक्शन में बता चुका हूं कि इसका मेन, इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होगी तो एटीपी डिसोशिएट होकर हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी। अब इसका, अब मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, किसकी बात करूं, स्ट्रक्चर की। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर मैं फुल फॉर्म लिखता हूं तो एडिनोसाइन ट्रायो फॉस्फेट। क्या नाम है इसका, एडिनोसाइन ट्रायो फॉस्फेट। ध्यान से देखोगे तो बेटा इसमें तीन चीज है, एडिनोसाइन, तीन फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगे हुए हैं, तीन फॉस्फेट। अगर मैं जनरल एक से उसमें बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके फॉस्फेट लगे हुए होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इस प्रकार से ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड। अब देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। ये बॉन्ड टूटते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब देखो ट्रायोफॉस्फेट था तो कितने फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए, तीन फॉस्फेट। अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो बेटा डाइफॉस्फेट रह जाएगा, और एक और बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा, मोनोफॉस्फेट। जितने बॉन्ड ये टूटते जाएंगे वैसे ही वैसे हमें क्या मिलती जाएगी, एनर्जी मिलती जाएगी। और
जब ये टूटता है, अगर एक एटीपी टूटेगा तो बेटा क्या बनेगा, एडीपी, यानी कि अब अगर एक फॉस्फेट टूट गया तो कितने फॉस्फेट रह गए, एक और एक दो, तो इसको मैं बोलूंगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसके साथ साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी को क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो मैंने दोनों चीजें बता दी, फंक्शन क्या है, एनर्जी मिलना, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो ये जो मैंने बनाया है इसका क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर। इसमें 3 चीजें इंवॉल्व होती है, एक एडिनोसाइन प्रेजेंट होता है और 3 फॉस्फेट इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं जेनेटिक्स का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कहा जाता है कि अगर आपको जेनेटिक्स के बारे में समझना है तो 2-3 प्रोसेस है, उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। जेनेटिक्स के अंदर बेसिक है 3 चीजें जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस एक होता है बेटा आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा प्रोसेस है बेटा आपका ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। और तीसरा प्रोसेस है आपका रेप्लिकेशन। क्या है, रेप्लिकेशन। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं तीनों चीज में, कि तीनों चीजें एक जैसी लगती हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्या पूछा गया है, ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन हम यहां क्या पढ़ने वाले हैं, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी। क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बहुत आसान तरीके से, कुछ भी कठिन नहीं, एक बार दिमाग में बैठा लो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। सबसे पहले क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसके विरुद्ध चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स का एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारा डीएनए होता है उससे हमें क्या बनाना होता है बेटा, आरएनए बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आरएनए। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए डीएनए को ट्रांसक्राइब किया जाता है, किसके अंदर, आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब किया जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। हमारे पास जो डीएनए होता है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसे आरएनए में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है, आरएनए में कन्वर्ट करना होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन तो ये होता है, तो फिर ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा, उसी आरएनए को यूज करके, इस आरएनए को, इन एक्चुअल में एमआरएनए होता है, इससे हम प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। यानी कि एमआरएनए, जो आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हुआ था किससे, डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए उस आरएनए से हमें क्या बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है। और इस प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, या ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब एक चीज समझ में आ रही होगी बेटा कि ट्रांसलेशन तभी पॉसिबल है जब ट्रांसक्रिप्शन होगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार का क्या चीजें रहने वाली है, प्रोटीन डिसाइड करता है। और प्रोटीन बनता कैसे है बेटा, ट्रांसलेशन से। और ट्रांसलेशन कब होगा, जब इसके पास क्या होगा, एमआरएनए। हमारी बॉडी के पास क्या होता है, डीएनए। अब डीएनए से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। यानी कि ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए, यानी कि ट्रांसलेशन करना है, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है। पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसका क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। अब एक और प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्ली का मतलब होता है डुप्ली। रेप्ली का मतलब क्या है, डुप्ली। जब आपको बेटा डीएनए से, खुद से डीएनए बनाना है, क्या बनाना है, डीएनए से जब डीएनए ही बनाना है, यानी कि रिप्लिकेट करना है, यानी कि डुप्लीकेट करना है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अब मैं थोड़ा आसान शब्दों में थोड़ा बताता हूं। डीएनए से बेटा आरएनए बना, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। क्या बना, प्रोटीन। तो बेटा डीएनए से जब डीएनए बनेगा, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए जब बना तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, बढ़िया से, प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक पॉइंट के जरिए पूरा का पूरा जितना भी निचोड़, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 25 है, लेकिन मैं करा दूंगा 50-100 क्वेश्चन, ताकि आगे पूछने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरा मानना है बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री की जगह से ये मैं मान सकता हूं जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अब आप सबको अच्छे से पता होगा, इस क्वेश्चन को मैं करने के मूड में नहीं हूं, इसे मैं आपके होमवर्क में देता हूं। क्या देता हूं, होमवर्क। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें अगर आपके पास थोड़ी सी भी सेंस है, यूज कर सकते हो। हमसे कहा जाता है कि भाई सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस बताइए, किसकी, वाटर की। किसके अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि हम हमारी पूरी सीरीज में समझ चुके हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लिविंग करने में मदद करते हैं। सभी के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक ही लेक्चर के अंदर कोशिश की है कि सारे का सारा
सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बेटा जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे, अपनी संरचना ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी में कुछ है ही नहीं, पानी है। तो बेटा इस तरीके से आपको ये जाना है, अच्छे से देखना कि बेटा वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के अंदर। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर इसके बावजूद भी किसी बच्चे को डाउट है, किसी में दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है। इसके ऊपर में अलग से वीडियो तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैं इसके बारे में अलग से चीजें आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन मार्क करके मैं समझा दूंगा किसी ना किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। कितना प्यारा क्वेश्चन, फिर दोबारा वही क्वेश्चन, वही बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? स्ट्रक्चर। इस बार स्ट्रक्चर पूछ लिया गया किसका? अमीनो एसिड। बेटा ध्यान से समझो, इस अमीनो एसिड को मैं जरा देखता हूं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। एक होता है अमीनो, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा अमाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं? अमाइन ग्रुप। ये जो अमाइन ग्रुप होता है इसको बेटा हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अमाइन। एक तरीके से अमाइन जो होता है ना, अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया क्या है? NH3, उसी का डेरिवेटिव क्या है? अमाइन ग्रुप। अब दूसरा क्या है? एसिड। इसके बारे में तो अच्छे से सुना ही होगा बेटा। ये जो एसिड है यहां पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? COOH से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? COOH से इसको मैं क्या करता हूं? रिप्रेजेंट। यानी कि अमीनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक आपका अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? COOH। यानी कि कोई एक ऐसा XYZ, कुछ भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसके पास दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। एक आपका क्या प्रेजेंट होगा? NH2, और एक तरफ आपका क्या लगा होगा? COOH, और एक तरफ H लगा देता हूं, एक तरफ क्या लगा देता हूं? XYZ, कुछ भी। ये जो ग्रुप बनाना, इसी का यही किसका स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का। एक यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास अमाइन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं हम बेटा? अमीनो एसिड। अब आप कहोगे बेटा सर X क्या है, H क्या है? बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 4 बॉन्ड। तो इसको मुझे बैलेंस तो करना ही है, और बैलेंस करने के लिए कोई जब कुछ नहीं मिले, दुनिया सब खत्म हो जाए, तो हाइड्रोजन मिलता है। कौन मिलता है? हाइड्रोजन। यानी कि बैलेंस। अब अगर आपसे कोई कहे बेटा बैलेंस करो, तो सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ो। क्या जोड़ो? हाइड्रोजन। तो मैंने इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर आपने कहा सर ये X नामक क्या प्रजाति है? तो X नामक प्रजाति, देखो अमीनो एसिड कोई एक प्रकार का तो है नहीं, 36 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते, मतलब 36 नहीं होते, उस तरीके से बोल रहा हूं। तो इतने सारे जब अमीनो एसिड्स होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। अब अमीनो एसिड कहता है भाई मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, मेरे को तो कोई खींच नहीं सकता। ये कहता है भाई मेरे को तो रहना ही रहना है, मेरे को भी कोई नहीं खींच सकता। तो मैंने क्या किया? एक लेटर ऐसा बना दिया कि जिसके मैं चेंज करता रहूंगा तो मेरा अमीनो एसिड क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ये एक जनरल अमीनो एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर। अब अगर यहां पर हाइड्रोजन लगा लेते तो कुछ और बन जाएगा, CH2 लगाओगे तो कुछ बन जाएगा, और अगर OH लगा लोगे तो कुछ और बन जाएगा। यानी कि अलग अलग प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इतना ही बताने वाला हूं कि क्या क्या अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर रहता है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी लेक्चर काफी लंबा हो गया है और काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम अभी यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कंसेप्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का डीनेचुरेशन पॉसिबल है। डीनेचुरेशन क्या होता है समझो इस बात का। किसका करना? प्रोटीन का। यानी कि प्रोटीन को हम डीनेचर्ड कर सकते हैं। डीनेचर्ड का मतलब मैं बताता हूं कि प्रोटीन से वापस हम क्या, इन एक्चुअल में प्रोटीन होता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी, सॉरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। काम के कौन होते हैं? टर्सरी और क्वार्टनरी। मेनली क्या होता है? टर्सरी और क्वार्टनरी। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि भाई इसको जो हमने बनाया है प्रोटीन, उसको दोबारा से यानी कि दोबारा से तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। किसमें? उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम उसको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। किस तरीके से तोड़ सकते हैं? कुछ मत करो, किसी को तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? आग। आग लगा दो। किसी को अगर तोड़ना है तो क्या करोगे? आग लगा देना है। इसको वैसे ज्ञान ना लें, इसी तरीके से समझे तो ज्यादा बेटर है। तो क्या करोगे? प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या लगा दोगे? आग लगा दोगे, तो बेचारा ये टूट जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री प्रोटीन। यानी कि 1 डिग्री प्रोटीन होता ही नहीं है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कुछ और नया नहीं होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो हमारा क्वार्टनरी प्रोटीन है या मेन प्रोटीन है उसमें आग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब रोल ऑफ विटामिन, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क रखूंगा, क्योंकि कक्षा पहली से लेके 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक आप कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ यही पढ़ते हो विटामिन का रोल क्या रहता है। अगर आप मैं ध्यान से देखूं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में यही चलता रहता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जो भी है इसमें कौन फैट सॉल्यूबल है, कौन क्या होता है, बेसिकली ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में अगर होगा, अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूं, और इसमें भी दिक्कत है तो मुझे नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसमें मैं इसका आंसर दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना अंडरस्टैंडिंग समझता हूं कि विटामिन के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने टाइप के विटामिन होते हैं, किसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, और किस किस चीज से हमें कौन कौन सा विटामिन मिलता है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था कि जेनेटिक्स के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन मैंने समझाया था कि रेप्लिकेशन जेनेटिक या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक वो भाग है जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, अपनी ही इंफॉर्मेशन को कॉपी करना होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनाना होता है। अब इसके पीछे गहराई समझो कि बेटा क्यों जरूरी है रेप्लिकेशन। अब एक बात बताओ, आप सबको अच्छे से पता होगा इंफॉर्मेशन गैदर करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, यानी कि इस जनरेशन से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी। अब इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे, डीएनए के थ्रू जाएगी। अब मान के चलते हैं आपकी बॉडी के अंदर 50 किलो डीएनए पाया जाता है। कितने किलो डीएनए पाया जाता है, 50 किलो डीएनए पाया जाता है। अब सोच के देखो, आपके अंदर, मेरे अंदर अगर 50 किलो डीएनए, मेरे 4 बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे। तो अगर सही मायने में 4 नहीं, थोड़ी 5 मान लेते हैं, क्योंकि मैथ गड़बड़ा जाएगा, 5 बच्चे मान लेते हैं, मेरे 5 बच्चे हुए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो क्या होगा, 10 किलो डीएनए तू ले जा, 10 किलो तू ले जा, 10 किलो तू ले जा, 10 किलो तू ले जा। इस प्रकार से क्या होगा, मेरे कैरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किसी के पास आंख पहुंच जाएगी, किसी के पास नाक पहुंचेगा, किसी का कुछ पहुंचेगा, किसी के पास कुछ पहुंचेगा। तो मुझे क्या करना होता है, मेरी इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, डुप्लीकेट करना होता है, रेप्लिकेट करना होता है, यानी कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, एक तरीके से रेप्लिकेशन करके और डीएनए बनाना होता है, ताकि जब मेरा जो भी ऑफस्प्रिंग होगी उसमें मेरा पूरा कंप्लीट डीएनए या फिर मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी क्या हो सके, शेयर हो सके। इस प्रोसेस को ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि हम अपनी डीएनए की कॉपी खुद से ही कॉपी करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो बेटा रेप्लिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अंदर हम क्या करना होता है, डीएनए से वापस के क्या बनाना होता है, डीएनए। रेप्लिकेशन एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, ये जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21। अब जितने भी क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि थोड़े से लेंथी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी सच एज टेम्परेचर। बहुत अच्छा टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है एंजाइम। उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाए, क्या होता है, किस तरीके से इफेक्ट पड़ते हैं। तो उसमें सीधा क्या पूछा है, एंजाइम की एक्टिविटी, यानी कि देखो क्वेश्चन को सही से समझोगे तो पढ़ोगे कि इसमें पूछा गया एंजाइम क्या होते हैं। ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है सॉरी उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, पीएच का इफेक्ट पड़ता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, और प्रेजेंस और एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटर। कहने का मतलब 4-5 चीजें दी हुई हैं। अगर आप अच्छे से लेक्चर देखा होगा एंजाइम्स का, तो उसमें मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी पे किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज में हम समझेंगे। देखो बेटा, एंजाइम जो होता है ना, बहुत टैलेंटेड इंसान है। टैलेंटेड क्यों है, एंजाइम कहता है कि अगर किसी काम को करता हूं तो मेरे लिए कुछ मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम। यानी कि कुछ भी चीज अगर मेरी एक्टिविटी ज्यादा चाहिए, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छे से काम, यानी कि मेरे को चाहिए ये वाला टेम्परेचर जिस पे मैं मैक्सिमम एक्टिवेट होऊंगा। अब ये कहता है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कुछ भी ऊपर कर दिया या कुछ भी नीचे कर दिया, दोनों ही कंडीशन में मेरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक एंजाइम की एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है या फिर प्रेशर होता है जिस कंडीशन में वो मैक्सिमम काम करता है। यानी कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर है, इवन पीएच है जिसमें वो मैक्सिमम काम करता है। अगर उसके अलावा आपने कुछ भी चीज बढ़ा दी या घटा दी, दोनों ही कंडीशन में बेचारे का क्या हो जाएगा, एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो बेटा दोनों के लिए बना दे रहा हूं एक ही बार में, चाहे मैं पीएच की बात करूं, चाहे मैं किसकी बात करूं, आपकी टेम्परेचर की बात करूं। किसकी बात करूं, टेम्परेचर। लगभग सिमिलर ग्राफ बनता है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। और यह है एंजाइम की एक्टिविटी। क्या है बेटा, थोड़ा सा गला खराब हो गया
एंजाइम की एक्टिविटी अगर ध्यान से देखोगे तो पीएच और टेम्परेचर, एक खास पीएच है या एक खास टेम्परेचर जहां पर की एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है बेटा, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे पीएच को अगर आप क्या करते हो, कम करते हो या टेम्परेचर को कम करते हो, सेम पीएच को बढ़ाते हो या टेम्परेचर को बढ़ाते हो, दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, डिक्रीज। कहने का मतलब एंजाइम कहता है भाई मेरे लिए कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए, अगर तुमने इससे ऊपर गए और उसके नीचे गए, दोनों में ही मेरा मामला क्या है, खराब है। मेरे को ये चाहिए, मैं इसी में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता हूं। अगर आपने कुछ भी बढ़ा दिया या घटा दिया, दोनों ही कंडीशन में मेरी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा ये टेम्परेचर का रोल था पीएच का। अब मैं बात करता हूं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करता हूं। देखो एंजाइम कहता है जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक लिमिट आती है। लिमिट क्या आती है कि भाई तुमने सबस्ट्रेट इतना डाल दिया लेकिन एंजाइम तो उतना ही है ना। एंजाइम तो यानी कि कहने का मतलब है स्टार्टिंग में जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होगे तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पे सैचुरेशन हो जाएगा, यानी कि अब एडिशनली आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते रहो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में बढ़ेगा लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्टिविटी सेम हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। अब इनहिबिटर और एक्टिवेशन का क्या अंतर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप एंजाइम के लिए, एंजाइम में अगर ऐसे चीजें मिलाते हैं जो उनके लिए हेल्प करते हैं, यानी कि प्रमोट करते हैं, उनके एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रमोटर कहलाते हैं, एक्टिवेटर कहलाते हैं। ऐसी कंडीशन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप ऐसे एलिमेंट्स मिलाते हो, ऐसी चीजें मिलाते हो जो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। और ऐसी कंडीशन में उनका रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर और पीएच में कुछ इस प्रकार का चीजें रहती हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ कुछ ऐसा रहता है, और इनहिबिटर और प्रोमोटर के साथ मैंने अलग से डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत हुई हो तो एक बार दोबारा री करके या फिर दोबारा से सुन सकता है। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें एक तरीके से समझा दी हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस प्रोवाइडिंग एटीपी फॉर सेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। फिर से ग्लाइकोलिसिस से पूछा गया, रेस्पिरेशन से पूछा गया। ग्लाइकोलिसिस जैसा कि मैंने बताया ही था, ये साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। एक रेस्पिरेशन का भाग होता है जिसमें हमें एनर्जी रिलीज होती है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है इसके अंदर आमतौर पे क्या होता है बेटा, ग्लूकोज टूट के क्या बना लेता है, पायरुवेट बनाता है। क्या बना लेता है, पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल। और ये बेटा कहां देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। और ये कितने स्टेप रिएक्शन होती है, 10 स्टेप रिएक्शन। अब पूछा क्या गया है, रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का क्या रोल है किसमें, सेलुलर के मेटाबॉलिज्म में। और उसका क्या बताना है बेटा, सिग्निफिकेंस बताना है। क्या बताना है, सिग्निफिकेंस। देखो ग्लाइकोलिसिस का रोल क्या है, ग्लाइकोलिसिस का रोल है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ने का। ये ग्लूकोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना। ये किसका रोल है, ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लाइकोलिसिस का रोल क्या है, ये क्या करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल को पायरुवेट यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। तो इसका रोल है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, जब ये तोड़ता है तो इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और किस फॉर्म में, एटीपी। यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन से जो पूछा गया है ना उसको जाके अंडरलाइन ऐसे फाइंड आउट कर लो कि पूछा क्या जा रहा है और उसी के इर्द गिर्द आंसर दो। इसका मतलब ये नहीं है, अब यहां पर कहीं पर भी ये नहीं पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल बना दो। आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, आपने सीधे साइकिल बना दी, नहीं, उसमें पूछा ही नहीं गया। उसमें पूछा क्या गया कि भाई रोल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस तरीके से आंसर देना है, ऐसा नहीं कुछ भी। हाँ, हालांकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप ऐसा कर सकते हो कि बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, ले ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स क्या कर दिए, लिख दिए। लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है आंसर देने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन। सेम क्वेश्चन, जेनेटिक्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, मेरा मानना है। कई बार मैंने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रोसेस को अच्छे से देख के जाना कि रेप्लिकेशन क्या रहता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही अच्छे से मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूं, तो मैं इसमें करने वाला नहीं हूं। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और
ट्रांसलेशन के बारे में, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको टकराता हुआ दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत विस्तार पूर्वक मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूं। लोकेशन क्या रहती है और एंड प्रोडक्ट्स क्या बोलते हैं तो आप समझ जाओगे। एंड प्रोडक्ट यानी कि रेप्लिकेशन है तो एंड प्रोडक्ट डीएनए ही रहने वाला, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे रहते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूडिंग द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले पूछ रहा है स्ट्रक्चर और उसके बाद पूछ रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रक्चर का। इस क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, आप देखो छोटे बच्चे नहीं हो के पहले कुछ जो भी समझ में आया लिख दिया। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, क्वेश्चन में पकड़ो, फाइंड आउट करो। पहला अगर आपका 2-5 सेकंड चले जाते हैं तो जाने दो, लेकिन इवन क्वेश्चन तक तो पूछो कि एग्जामिनर पूछना क्या जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझोगे बेटा पहली चीज तो वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है और दूसरा क्वेश्चन क्या है उसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूं तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होगे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, हमारी सेल साइटोलॉजी में हमने अच्छे से पढ़ा होगा। सेल के अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है इसी को बेटा क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है। ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब जो एनर्जी देता है, जैसे हमारे लिए बैंक होती है, बैंक बिल्कुल सिमिलर फंक्शन करती है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे बैंक हमें पैसा निकाल के देती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या निकाल के देता है, एटीपी, हमारे लिए एनर्जी यानी कि सेल की एनर्जी निकाल के देता है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको समझ में आएगा ये डबल लेयर्ड होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बेटा कॉन्टिन्यूअस होती है। कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा वो कैसी होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। कैसी होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब आगे है फिर बैक है, फिर आगे फिर बैक है। इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, डिसकॉन्टिन्यूअस। इस डिसकॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन के पास बेटा ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन है इसके पास छोटे से माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसको बेटा क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। कहोगे कैसा नाम है, लेकिन नाम है। ये जो क्रिस्टी होता है इसी के पास पावर होती है एटीपी सिंथेसाइज करने की। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरे में पूछ रहा है इसका सिग्निफिकेंस। तो बेटा ये जो सिग्निफिकेंस इसका बहुत आसान है। किसी भी चीज को समझना बेटा कि अगर वो वॉल में है यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर देखने को मिल रहा है या उसके अंदर ऐसे बिलाय फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इसका मेन काम होता है बेटा एब्जॉर्प्शन कराने का, सरफेस एरिया बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का, सरफेस एरिया। तो बेटा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा इतना सिग्निफिकेंस है कि ये क्या चाहता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ाना चाहता है। क्या बढ़ाना चाहता है, सरफेस एरिया। यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसके विलाय लाइक यानी कि विलाय लाइक या फिर मैं कह सकता हूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाओ, अच्छे से स्ट्रक्चर बना के आओ, उसके फंक्शंस लिख दो और उसके सिग्निफिकेंस यानी कि जो पूछा जा रहा है वो तो लिखना ही लिखना है। इसके अलावा अगर आपके पास दिमाग में थोड़ा 1-2 पॉइंट है तो एक्स्ट्रा डाल सकते हो। इस तरीके से उसको कंप्लीट आंसर कहा जाता है। अपने मन से कुछ भी मत लिख देना, इस तरीके से आंसर वो सही नहीं माना जाता। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन के बारे में है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, और ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटीन के फोल्डिंग में और स्टेबिलिटी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है और क्वाटरनरी होता है। अगर मैं थोड़ा सा बनाना चाहूं तो किस प्रकार से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड सिर्फ चेन लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे करके जुड़ते चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, सॉरी अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स की बात हो रही है। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि आपको एक सिंगल चेन लाइक दिखाई देगा तो वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इन एक्चुअल में सही मायने में कहूं तो ये प्रोटीन होता ही नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा सर्कुलर यानी कि और पास में आ जाते हैं। कैसे आते हैं, पास में। सेकेंडरी में ये 2 प्रकार का बनाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। टर्सरी में ये और ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पास में आ जाते हैं। और क्वाटरनरी में तो एकदम ऐसे गुच्छा टाइप यानी कि गुल्ला टाइप, यानी कि ऊन का जब गुल्ला टाइप देखा होगा, बॉल टाइप ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन एक्चुअल में मैंने इतनी बार कहा है कि जो प्रोटीन होता है उसका मेनली स्ट्रक्चर टर्सरी होता है या फिर क्या होता है, क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ फोल्डिंग होती है और कुछ नहीं होती। सेकेंडरी को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। 2 प्रकार की शीट होती है, एक बीटा प्लेटेड शीट्स के नाम से जाना जाता है और एक हेलिक्स के नाम से। तो एक 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हेलिक्स और एक होता है बेटा प्लेटेड शीट्स। कैसी होती है, प्लेटेड। इसको अल्फा स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको बीटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि ये है आपका हेलिक्स, यानी कि कौन सा पार्ट है, अल्फा पार्ट है। प्लेटेड में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस, बस इतना अभी क्या याद रखना है कि इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। होता कुछ नहीं है। ये प्राइमरी में क्या होगा, सिर्फ अमीनो एसिड सिंपल सी चेन बना लेंगे। दूसरे में क्या होगा, और एनर्जी यानी कि और बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिस वजह से कैसे सर्कुलर टाइप या तो हेलिक्स के फॉर्म में या फिर किस फॉर्म में, प्लेटेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएंगे। तीसरे में और पास में आ जाते हैं और करीब में आ जाते हैं,
और चौथे में और ज्यादा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंक्लूड होती हैं, जिस वजह से बॉल लाइक यानी कि एक तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इन एक्चुअल में मेन प्रोटीन कौन सा होता है बेटा? टर्सरी और क्वाटरनरी। इवन आपको पता है एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और उनकी एक्टिविटी के लिए भी कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर जरूरी होता है। कौन सा होता है? टर्सरी। इसलिए कहा जाता है कि मेन जो प्रोटीन होता है वो या तो टर्सरी होता है या फिर क्या होता है? वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब याद करो एक क्वेश्चन और था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जहां पर मैंने पढ़ाया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप? प्राइमरी में। कैसे? आग देके यानी कि हीट करके। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं मैंने अभी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितना भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, उनको अच्छे में डिटेल में शॉर्ट के साथ भी वेरी शॉर्ट के साथ भी अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश की हो। अगर आपको वीडियो कंटेंटफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मस्ट वॉच वीडियो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जिसका भी एग्जाम होने वाला है या एग्जाम है एक दिन में, तो ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को अच्छे से करके चला जाए। इतना इंफॉर्मेशन है कि मैं लिख के दे रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतना बोलने वाला हूं 50 to 60% पार्ट तो कम से कम मेरे से मिलने वाला है। मिनिमम बोल रहा हूं, अब हो सकता है किसी में 70% भी मिलेगा, किसी में 80% भी मिल जाएगा। यानी कि ये कंफर्म के इसके साथ बोल सकता हूं, अगर अच्छे से पढ़ा है, सारी चीजें बढ़िया से देखिए, एकदम शुरुआत से लास्ट तक देखा है, वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखा, जाके जो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल, एक बार में सारा समझ में नहीं आता है, लेकिन जितना भी एडिशनल मैंने बातें बोली है सब कुछ मैं लिखा नहीं सकता हूं, जो सबको कैप्चर कर लिया, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं आराम से पास हो जाएगा बिना किसी सरदर्दी के। तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।